हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो चलिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। 196 क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर द टाइटल ऑफ सम फेमस बैलेड्स। ऑप्शंस में आपके सामने कुछ बैलेड्स बताए गए हैं, तो आपको ऑप्शंस में से उस बैलेड का नाम चूज़ करना है जिसे लिटिल एपिक भी कहा जाता है। और इस लिटिल एपिक में फाइट दिखाई गई है बिटवीन टू लॉर्ड्स। एक तरफ है पर्सी ऑफ नॉर्थम्बरलैंड एंड ऑन द अदर हैंड डुगलस ऑफ स्कॉटलैंड। ओके, तो आपको यहाँ पर उस बैलेड का नाम बताना है जिसे लिटिल एपिक भी कहा जाता है। ऑप्शंस देखिए, चेवी चेज, सर पैट्रिक स्पेंस, रॉबिन हुड एंड द कुर्टाल फ्रायर लोचिनवार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, चेवी चेज, जिसे लिटिल एपिक भी कहा जाता है। एंड दिस पर्टिकुलर लिटिल एपिक और बैलेड शोज बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंग्लैंड एंड बिटवीन स्कॉटलैंड। एक तरफ है पर्सी ऑफ नॉर्थम्बरलैंड एंड ऑन द अदर हैंड डुगलस ऑफ स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मंथ फिगर्स इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। आपको यहाँ पर बताना है कि जोफरे चौसर ने कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग में किस मंथ को डिस्क्राइब किया है। ऑप्शन देखिए, मार्च या अप्रैल, मार्च टू अप्रैल, अप्रैल और मई। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल। ओके, द मंथ अप्रैल हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड ब्यूटिफुली बाय जोफरे चौसर इन कैंटरबरी टेल्स। एंड जोफरे चौसर कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग में जब अप्रैल को डिस्क्राइब करते हैं तो फर्स्ट लाइन क्या है, व्हेन अप्रैल द स्वीट शावर्स फॉल। और जोफरे चौसर अप्रैल को कौन सा मंथ बोलते हैं, ही सेज दैट दिस इज द मंथ व्हेन वेदर बिगिंस टू गेट वार्मर आफ्टर विंटर। एंड ही ऑल्सो सेज दैट दिस इज द मंथ व्हेन पीपल बिगिन टू गो टू पिलग्रिमेज, क्योंकि वो इस मंथ को जॉय एंड हैप्पीनेस के साथ देखते हैं। एंड नॉट ओनली चौसर, इनफैक्ट टी.एस. इलियट भी अप्रैल को डिस्क्राइब करते हैं, अप्रैल मंथ को डिस्क्राइब करते हैं अपनी फेमस पोअम द वेस्ट लैंड में। एंड टी.एस. इलियट जब वेस्ट लैंड में अप्रैल को डिस्क्राइब करते हैं तो फर्स्ट लाइन क्या बोलते हैं, टी.एस. इलियट सेज अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ ब्रीडिंग। ओके, तो बहुत फेमस लाइन है ये, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये लाइन किसने कही, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। ये कही थी टी.एस. इलियट ने किस पोअम में, द वेस्ट लैंड में। नेक्स्ट है 198th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लव लिरिक अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर वर्क दिए हुए हैं, हैंडलिंग सिन, एलिसन, सर पैट्रिक स्पेंस और मुलम। आपको ये बताना इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा लव लिरिक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एलिसन, क्योंकि जो ये रेस्ट वर्क हैं, हैंडलिंग सिन, सर पैट्रिक स्पेंस और मुलम, ये बाइब्लिकल वर्क हैं और इनका मेन थीम है मोरालिटी, लेकिन एलिसन का मेन थीम है लव। ओके, हैंडलिंग सिन जो है दैट हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट मैनिंग ऑफ ब्रून, और इसका जो मेन थीम है दैट इज़ मोरालिटी। ये एक डिवोशनल वर्क है। सर पैट्रिक स्पेंस के जो राइटर हैं वो एनोनिमस हैं, और इसका जो मेन थीम है दैट इज़ ऑल्सो मोरालिटी। एंड द सेकेंड थीम इज़ दैट पीपल आर बोर्न एंड मस्ट डाई। ओरमुलम वॉज रिटन बाय मंक ओर्म। ठीक है, एक मंक थे जिनका नाम क्या था, ओर्म, और ये भी एक बाइब्लिकल वर्क है। लेकिन एलिसन एक लव लिरिक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ noteworthy work produced under the French influence in England was Layamon's voluminous poem of about 30,000 lines named Brute. Which is this book about? लायामन कौन है, ये एक ऑथर है। इन्होंने एक वॉल्यूमिनस पोअम लिखी थी जिसमें 30,000 लाइन्स थी, और उस पोअम का नाम क्या है, ब्रूट। तो आपको ये बताना है कि ये जो बुक है ये किसके बारे में है। ऑप्शंस देखिए, इट इज़ अ लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, इट इज़ द स्टोरी ऑफ ब्रूटस, इट इज़ किंग आर्थर्स क्वेस्ट, और इट इज़ अ लॉन्ग पास्टरल पोअम। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, इट इज़ अ लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। इसीलिए लायामन का जो ये पोअम है, जो ये वर्क है ब्रूट, इसे द क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्रिटेन की हिस्ट्री की बात की गई है।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ गावर्स कन्फेसियो अमेंटिस? ऑप्शंस देखिए, लव, मोरल टीचिंग, एडवेंचर, कन्फेशन ऑफ अ सिनर। तो आपको ये बताना है कि जॉन गावर का जो ये वर्क है कन्फेसियो अमेंटिस, इसका मेन सब्जेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इसका मेन सब्जेक्ट है लव। तो देखिए नाम क्या है वर्क का, कन्फेसियो अमेंटिस, दैट मीन्स एक कन्फेशन कर रहा है यहाँ पर कोई, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये कन्फेशन किसने किया है, लवर ने किया है। यहाँ पर देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन नंबर डी डाला गया है, कन्फेशन ऑफ अ सिनर। ओके तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी को भी करेक्ट करके आ सकते हैं, मतलब इसको मार्क करके आ सकते हैं, लेकिन ये गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पर इस वर्क में कन्फेशन एक लवर करता है, सिनर नहीं करता। और जो लवर कन्फेशन करता है वो किसके आगे करता है? इन फ्रंट ऑफ chaplain of Venus. And what he confesses? The lover confesses his sin against love. Fine. Next question है, into how many periods we can divide Chaucer's work? चौसर के वर्क को आप कितने पीरियड में डिवाइड करेंगे? ऑप्शंस देखिए 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट 3। पहले अगर हम फ्रेंच पीरियड की बात करते हैं तो फ्रेंच पीरियड में इनके कौन से वर्क आते हैं, थोड़ा सा इनका इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। फ्रेंच पीरियड शुरू होता है यहाँ पर 1372 में, व्हेन चौसर बिगिन हिज लिटरेरी करियर। तो इस टाइम पीरियड में इनके जो फेमस वर्क हैं, रोमांस ऑफ रोज, द बुक ऑफ डुचेस। नेक्स्ट फिर फ्रेंच पीरियड के बाद कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है यहाँ पर? इटालियन पीरियड 1373 टू 1385। और लेटिन इटालियन पीरियड में इनके जो फेमस वर्क हैं वो हैं द हाउस ऑफ फेम एंड द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ओके फिर इटालियन पीरियड के बाद आता है इंग्लिश पीरियड दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1386 टू 1400। और इस टाइम पीरियड में ये कौन सा वर्क लिखते हैं? द कैंटरबरी टेल्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन शेक्सपियर्स हैमलेट, शेक्सपियर का जो ये वर्क है हैमलेट, इस वर्क में कौन मम्बल करता है? मम्बल क्या होता है कि बोलना, मम्बलिंग करना, इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में ना बोलना बल्कि मम्बलिंग करके बोलना। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि शेक्सपियर का जो ये वर्क है हैमलेट, इसमें कौन मम्बल करता है और किसे मम्बल करता है? एक सॉन्ग को, और वो सॉन्ग कहाँ से लिया है? बुक ऑफ सॉन्ग एंड सोनेट से, जिसे टोटल्स मिसलेनी भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है हु इज मम्बलिंग द सॉन्ग फ्रॉम द बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट। तो ऑप्शंस देखिए, हैमलेट हिमसेल्फ, वन ऑफ द टू क्लाउन्स, जो फूल्स भी हैं यहाँ पर, जिन्हें फूल्स भी कहते हैं, और उनमें से एक जो क्लाउन है हु इज़ अ ग्रेव डिगर, एंड जो सी ऑप्शन है दैट इज़ पोलोनियस और जर्ट्रूड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वन ऑफ द टू क्लाउन्स हु इज ग्रेव डिगर इज मम्बलिंग द सॉन्ग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक दैट इज कॉल्ड बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। तो चलिए थोड़ी सी इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर ये ग्रेव डिगर है, ये क्या कर रहा होता है इस टाइम पर? ये डिगिंग कर रहा होता है एक ग्रेव की। ओके तो जब ये ग्रेव को डिग करता है उस टाइम पर ये सॉन्ग को मम्बल करता है। और किसकी ग्रेव को ये डिग कर रहा होता है? ओफेलिया की ग्रेव को। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 203 क्वेश्चन, नेम ऑफ द कासल वेयर स्पेंसर लिव्ड एंड फिनिश्ड द फर्स्ट 3 बुक्स ऑफ फेयरी क्वीन। आपको ये बताना है कि फेयरी क्वीन की जो फर्स्ट 3 बुक्स हैं वो एडमंड स्पेंसर ने कहाँ पर कंप्लीट की थी। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन नंबर 1 इज लाइसेस्टर हाउस, ऑप्शन नंबर बी इज किल्कोमैन और किल्सोलमैन। ठीक है, इसको कैसे भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, लॉर्ड ग्रेज कासल और हार्वे हाउस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, किल्कोलमैन कासल में ये एडमंड स्पेंसर अपने फेयरी क्वीन की 3 बुक को कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न ऑन। आपको ये बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था? 26 अप्रैल 1563 और 23 अप्रैल 1564।
23rd April 1563 or is it 3rd May 1564? Option number B is correct, 23rd April 1564। और इनकी जब डेथ हुई थी वो भी सेम डेट पर हुई थी, 23rd अप्रैल को ही इनकी डेथ हुई थी और ईयर था 1616। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी रिटन बाय अ हेडमास्टर ऑफ एटोन। आपको ये बताना है कि कौन सी फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी लिखी गई थी, किसने लिखी थी। ओके, ऑप्शंस देखिए, ग्रामर गर्टन्स निडल, रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, द फोर पीज, विट एंड साइंस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कौन सी लिखी गई थी, रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। और कौन थे हेडमास्टर एटोन के, मतलब इसके ऑथर कौन थे, निकोलस यूडाल। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द इंट्रोडक्टरी सोनेट टू स्पेंसर्स फेरी क्वीन। फेरी क्वीन का इंट्रोडक्टरी सोनेट किसने लिखा था, स्पेंसर ने लिखा था, लाइसेस्टर ने लिखा था, या फिलिप सिडनी ने लिखा था, या फिर सर वॉल्टर रले ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्पेंसर के फ्रेंड सर वॉल्टर रले ने इसे लिखा था, इंट्रोडक्टरी सोनेट को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज अ म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ हेनरी VIII. His aim was to amuse and not to moralize. His interludes were hilarious. They paved the way for comedy. आपको यहाँ पर उस राइटर का नाम बताना और उनके वर्क का नाम बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपको ये बताना इनमें से कौन से ऐसे ऑथर हैं जो हेनरी VIII के कोर्ट में म्यूजिशियन भी थे और इन्होंने इंटरल्यूड्स भी लिखे, जो इनमें से एक ऑथर हैं, और उनके इंटरल्यूड्स काफ़ी फेमस भी थे क्योंकि ये लोगों को अम्यूज़ करने के लिए लिखा करते, नॉट टू मोरलाइज। एंड इनके इंटरल्यूड्स काफ़ी हिलेरियस थे और इनके इंटरल्यूड्स के बाद कहीं ना कहीं कॉमेडीज़ का रास्ता खुल गया था, मतलब कॉमेडीज़ लिखी जाने लगी थी। ऑप्शंस देखिए, बिशप बेल, जॉन हेवुड, स्केल्टन और लिंडसे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जॉन हेवुड। और इन्होंने कौन सा वर्क लिखा था, द फोर पीज। ओके, और यहाँ पर जो फोर पीज हैं इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें इन्होंने टू चर्चमैन को डाला। मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, एक बार यहाँ का इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाए। टू चर्चमैन हैं इसमें, पार्डनर एंड सेकेंड चर्चमैन इज पामर। ठीक है। थर्ड इन्होंने एक मिडिवल फार्मासिस्ट रखे हैं जिनका नाम इन्होंने दिया पोथेकेरी। वैसे तो हम ए भी लगा सकते हैं यहाँ पर ए को आप साइलेंट रखेंगे, अपोथेकेरी। ठीक है, वैसे इसको आप पोथेकेरी करके पढ़ेंगे। एंड फोर्थ वन इज पैडलर। तो इस वर्क में क्या होता है कि पार्टनर, पामर एंड पोथेकेरी, इन तीनों, या फिर पोथेकेरी को आप फार्मासिस्ट भी रख सकते हैं, इन तीनों के बीच में ना आर्ग्यूमेंट होती है। दीज थ्री वर आर्ग्यूइंग वाई, वो तीनों ही एक दूसरे से इसलिए आर्ग्यूमेंट करते हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। इन तीनों में बेस्ट प्लेस को लेकर या इम्पोर्टेंस को लेकर लड़ाई होती है। इसी बात पर जो पैडलर हैं वो एक सजेशन देते हैं, ही सजेस्ट्स अ कॉम्पिटिशन बिटवीन दीज थ्री, और वो ये कहते हैं कि जो झूठ को अच्छे से इलेबोरेट करेगा, ही विल बी द बेस्ट लायर, एंड जो भी बेस्ट लायर होगा, हु शैल मोस्ट प्रिवेल। दैट मीन्स आप लोगों में से जो भी इस कॉम्पिटिशन में लाई को, मतलब झूठ को अच्छे से इलेबोरेट करेगा, उसको एक इम्पोर्टेंट प्लेस या बेस्ट प्लेस दिया जाएगा, या फिर वो बेस्ट प्लेस डिजर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ड्रामेटिस्ट ऑफ कैम्पेस्पे, एंडिमियन, लव्स मेटामॉर्फोसिस। ये तीनों ही वर्क क्या हैं, कॉमेडी। किसने लिखे, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज या फिर थॉमस नैश। ये लिखे थे जॉन लिली ने। नेक्स्ट, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्स वी आर अंडरलिंग्स। आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है ये किसने कही है, ओके और किस प्ले में कही है। ऑप्शंस देखिए, कैशियस इन जूलियस सीजर, एंटनी इन जूलियस सीजर, कैलिबन इन द टेम्पेस्ट, एंटनी इन द एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। एक चीज़ याद रखना,
शेक्सपियर के जितने भी वर्क हैं, शेक्सपियर के वर्क से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर कोट में पूछे जाते हैं कि ये कोट किसने कही, ये लाइन किसने कही, किसको कही, किस वर्क में कही, किस सीन में कही, किस एक्ट में कही, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए शेक्सपियर के वर्क को थोड़ा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो इसका आंसर है कैशियस ने कही थी, और कैशियस किस में है कैरेक्टर, जूलियस सीजर में है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कोट क्यों कही थी, ये लाइन क्यों कही थी कैशियस ने, और किसको कही थी। यहाँ पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रूटस को ये लाइन कहते हैं, क्योंकि जो कैशियस है वो नहीं चाहते कि सीजर मोनार्क बने। तो इसीलिए कैशियस यहाँ पर ब्रूटस को कन्विंस करते हैं टू किल सीजर बाय टेलिंग हिम दैट इट इज़ देयर फॉल्ट इफ़ दे लेट हिम टू लीड। मतलब यहाँ पर कैशियस कहते हैं ब्रूटस को कि ये हमारा और अपना फॉल्ट है अगर हम सीजर को मोनार्क बनने देते हैं और हम उसके अंडर काम करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैशियस ही थिंक्स दैट सीजर इज़ आ टायरेंट। मतलब ये एक टायरेंट हैं और ये इनको अच्छा किंग या अच्छा मोनार्क नहीं मानते। इसीलिए कैशियस जो है वो ब्रूटस को यहाँ पर कहते हैं कि सीजर को किल करो, इसको मार दो, इसको मोनार्क मत बनने दो। तो इसी वजह से यहाँ पर कैशियस ब्रूटस को ये लाइन कहते हैं। ओके, यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन आंसर है इनको इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में अदर क्वेश्चंस के साथ बात करेंगे डिटेल में। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। वहाँ पर आप मेरे से अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं, आपके जो डाउट हैं वो मेरे सामने रख सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर PDF मिलती रहती है। एंड प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश you all the best. Keep learning. Bye bye. Thank you.